हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये कहानी का भाग 16वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आदि झुककर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, नहीं, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। आर यू सीरियस माय फोर्स हस्बैंड? श्रेया ने उससे सवाल किया। वहीं आदि उसके हाथ से फाइल्स लेकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, प्लीज़ चले। तभी श्रेया ने आदि का कॉलर कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। फिर उसके कान के पास जाकर बोली, अंडर सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पिनल कोड किसी भी व्यक्ति को उसकी परमिशन के बिना चुम्मा चाटी वक़ा करते हुए परेशान करना ये आपराधिक अपराध है, जिसमें 3 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। मिस्टर अग्निवंशी, ये बोलते हुए श्रेया ने आदि के ईयरलोब को चूमते हुए जोर से काटा। वहीं आदि अपनी आंखें कस के बंद करते हुए भरा ओ शिट। तभी श्रेया उसका हाथ पकड़ते हुए, कम ऑन लेट्स गो। दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मोक्ष और सिद्धार्थ दोनों ही खिले गए हुए थे और उनके बिना आदि का यहाँ मन ही नहीं लग रहा था। तो उसने आज ही फ्लाइट बुक कर दिया था। दूसरी तरफ मिदा को गोद में लेकर मोक्ष एक विशाल हॉल रूम में आ गया। यह एक बॉल रूम सच में बहुत बड़ा था। वहाँ किसी भी तरह की लाइट्स नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ये बॉल रूम को डिज़ाइन किया गया था वह लाइट्स की नहीं, सूरज की किरणें ही काफ़ी थी वहाँ। वह इस सूरज किरणों से जगमगा रहा था। उस पूरे बॉल रूम को मिरर और क्रिस्टल से डिज़ाइन किया गया था। हॉल के बीच में एक बड़ा सा झूमर था जो उस हॉल की सुंदरता को बढ़ा रहा था। हॉल के एक कोने से सूरज की किरणें एक एक करके अंदर आकर हर एक मिरर से टकरा रही थी और इससे चारों तरफ रोशनी फैल रही थी और नीचे फर्श पर मुलायम मखमली सा कारपेट बिछा हुआ था। मोक्ष ने मिदा को धीरे से नीचे उतारा। मिदा चारों ओर देख रही थी, लेकिन वह वहाँ के हर एक मिरर में केवल अपना ही प्रतिबिंब को देख पा रही थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके होठ, पहली बार वह खुद को इस तरह से देख रही थी। मिदा यह सारा नज़ारा देख बुदबुदाते हुए, इट्स सो ब्यूटीफुल मोक्ष। वहीं मोक्ष उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैंने इस जगह को 3 साल पहले ही बनवाया था। मृदा मोक्ष की तरफ मुड़कर देखने लगी। तभी मोक्ष उसके निचले होठों को हौले से सहलाते हुए फुसफुसाहट भरे लहजे में बोला, शादी के दूसरे दिन मैं तुम्हें छोड़कर जाने की वजह तुम्हें खुद ही थी घरवाली। तुमने मुझे अजीब सी कश्मकश में डाल दिया था। मृदा की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। वह नासमझी में मोक्ष को देखते हुए बोली, मैं कैसे? मोक्ष, आपने तो कभी मेरी ओर देखा भी नहीं था। यहाँ तक कि तुम शादी के मंडप में भी मुझे नहीं देखे थे। शादी के रात आप रूम में भी आए थे, लेकिन उस वक्त तो आप नशे में थे और जब सुबह हुई तब आप मेरी ओर एक नज़र देखे बिना ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मृदा की बात सुन मोक्ष के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। मृदा जो कह रही थी वह सब कुछ सच ही तो था। 3 साल पहले उसने सिर्फ गलती ही तो की थी और वह खुद तो को इसके लिए ज़िंदगी भर ऐसे ही शर्मिंदा महसूस करते हुए अफसोस ही कर सकता था, क्योंकि अब वह वक्त बीत चुका था जिसे वह चाहकर भी कभी ठीक नहीं कर सकता था। मोक्ष मृदा को बिना कुछ कहे एक दीवार की ओर चला गया जो लाल कपड़ों से ढका हुआ था। शायद वहाँ किसी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। मोक्ष ने एक नज़र मृदा को देखा, फिर उस कपड़े को खींचा। उस तस्वीर को देखते ही मृदा के दिल की धड़कन एकदम से रुक गई। वहीं मोक्ष ने कहा, ये तुम ही हो ना घरवाली? वह तस्वीर मृदा की ही थी, जिसे शायद कॉलेज के एक फंक्शन में लिया गया था। मृदा अपना सर हाँ में हिलाते हुए मोक्ष के करीब गई। वहीं मोक्ष उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, शादी से पहले मैं एक बार दिल्ली गया था। दादू मुझसे चाहते थे कि दिल्ली की हर एक कॉलेज को राजवंशी कॉरपोरेशन की तरफ से मैं डोनेशन दूँ। उस वक्त आदि और सिद्धार्थ भी मेरे साथ आए थे, लेकिन वह दोनों कॉलेज के ऑडिटोरियम में थे और मैं उन्हें ढूंढते हुए कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ गया। वहीं मैंने तुम्हें पहली बार देखा था घरवाली। पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। पहली बार ही किसी को देखकर मेरी धड़कनें इतनी बढ़ी थी।
मोक्ष मृदा को जहाँ तस्वीर थी उसकी उस दीवार की तरफ घुमाकर उसे पीछे से अपने बाहों में भरते उसके कंधे पर अपनी टुड्डी रख धीमी आवाज़ में मुझे शादी जैसे बंधन में कभी बंधना ही नहीं था। मैं ऐसा सोचता था कि प्यार जैसी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, बस तुम्हें नज़र भर देखकर वहाँ से जाने को मुड़ा ही था कि तभी वहाँ तुम्हारा परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था। तुम्हें और देखने से मैं उस वक्त खुद को रोक ही नहीं पाया था मृदा। तुम तो में अपने आप में नाच रही थी, लेकिन मैं तो तुम में ही खोया हुआ था। मैं तुम्हारी हर हरकत को देख रहा था, जिस तरह तुम अपने हाथ हिला रही थी उसके साथ ही तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। तुम्हारी मुस्कान हर तरफ खुशियों फैला रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखें दर्द से भरी थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा था, लेकिन मैंने उस दिन अपने दिल का नहीं सुना और वहाँ से मुंबई लौट आया। मृदा मुड़कर मोक्ष की आंखों में देखने लगी। वहीं मोक्ष उसकी टुड्डी को सहलाते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद माँ पापा सबने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मजबूरी में ही मैंने तुमसे शादी किया। उस दिन भी मेरे दिल में तुम ही थी और शादी के मंडप में भी, लेकिन उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाया था। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मैंने अपना पहला प्यार खो ही दिया है, लेकिन अगले ही पल ऐसा भी लगा कि कौन सा पहला प्यार, एक नज़र में देखता ही वह प्यार कैसे हो सकता है। अनजाने में ही सही तुमने मुझे अजीब सी उधड़-बुन में फंसा दिया था और उस वक्त मुझे अपनी ही हालत पर नफरत सी होने लगी थी। मेरे बस में कुछ नहीं था घरवाली। मैं गुस्से में अपना आपा खोकर तुम्हें एक नज़र देखे बिना ही तुम्हें छोड़कर फ्रांस चला गया। मृदा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। तभी मोक्ष ने आगे कहा, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने तुम्हें जहाज़ में जख्मी देखा तो न जाने क्यों मेरा दिल फिर से धड़क उठा था। फिर उसी तरह जैसे उस कॉलेज के ऑडिटोरियम में तुम्हें देखते हुए धड़का था, लेकिन मुझ बेवकूफ़ को समझने में वक्त लग गया कि जिस लड़की को मैंने पहली नज़र में पसंद किया था वो तो मेरी ही वाइफ है। ये सुनते ही मृदा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई थी। उसे नहीं पता था कि उसके पति के साथ इतना गोलमाल हुआ है। वह उसके गले लगने को हुई कि तभी मोक्ष उसके गाल को अपने एक हथेली में भरते हुए पूछा, तुम फ्रांस क्यों गई थी वाइफी, और तुम पर उस दिन हमला किसने किया था? उस दिन को याद करते ही मृदा का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वह नम आँखों से उसे देख बोली, मैं वहाँ आपके भाई के लिए गई थी मोक्ष। मम्मा डैडा दादू दादी सब आपको बहुत मिस कर रहे थे और मेरी वजह से घर छोड़कर वो गए थे। मैं तो सबसे झूठ बोलकर फ्रांस आई थी ताकि आपको मनाकर वापस घर ले जाऊं, लेकिन आपने मुझे पहचाना तक नहीं। यह बात मेरे दिल पर बहुत असर कर गया था। मैं तो आपसे बिना कुछ कहे वहाँ से लौटी और मुझे नहीं पता उस दिन मुझ पर किसने हमला किया था, लेकिन इतना समझ आ गया था कि वो आपके ही किसी दुश्मन ने किया। ये बोलते ही मृदा मोक्ष के गले लग गई। वहीं मोक्ष का ऑरा एकदम से काला पड़ गया था। मृदा की लास्ट लाइन सुन उसका चेहरा एकदम गुस्से से भर गया। उसने सपने में नहीं सोचा था कि उसके दुश्मन सीधे उसकी फोर्स वाइफ को टारगेट कर देंगे। घुंघरू मोक्ष से अलग होते हुए मृदा ने कहा। मृदा की नज़र वहीं पास में रखे हुए टेबल पर पड़ गई। मोक्ष उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए मुड़कर देखा। वहाँ एक तरफ पर घुंघरू रखा था, जिसे देख उसकी घरवाली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मृदा जाकर सारे घुंघरुओं को छूते हुए देखने लगी। उसके चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह नृत्य में बेहद टैलेंटेड थी और उसे नृत्य करना बेहद पसंद भी था। मोक्ष मृदा के पास जाकर उसके हाथ में घुंघरू का सेट पकड़ाया तो मृदा उससे पूछी, आप चाहते हैं कि मैं भी इन्हें पहनूं? मोक्ष ने बस अपनी पलकें झपकाई। वहीं मृदा फर्श पर बैठकर घुंघरू पहनने लगी। फिर वह उठकर अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए मोक्ष से बोली, म्यूजिक। मोक्ष बस गुनगुनाते हुए अपने मोबाइल में म्यूजिक ऑन किया तो मृदा अपने पैर थपथपाते हुए घुंघरू की आवाज़ निकालने लगी। जैसे ही म्यूजिक ऑन हुआ, अनजाने में ही मृदा के पैर फर्श पर चलने लगे। उसकी चूड़ियाँ और घुंघरू की आवाज़
उस विशाल बॉलरूम में मिलने लगी और वहाँ के हर एक मिरर में मृदा के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को कैद करने लगे। वहीं उसकी हर हरकत और हाव भाव मोक्ष को पागल कर रहे थे। वह उस लड़की को फिर से वैसे देख रहा था जैसे वो 3 साल पहले उसे कॉलेज में देखा था, लेकिन अंतर यह था कि उस समय मृदा मोक्ष के लिए बिल्कुल अनजान थी, लेकिन अब वह उसकी वाइफ बन गई थी, प्यार जैसी चीज़ों में विश्वास करने का कारण बन गई थी। इतने लंबे समय के बाद मृदा खुलकर नाच रही थी। वह धीरे धीरे अब अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खोते हुए इधर उधर घूमने लगी। वो घूमते घूमते अचानक ही मृदा गिरने को हुई कि तभी मोक्ष ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए पकड़कर बोला, आर यू ओके मृदा? मृदा सर हिलाते बोली, हाँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मोक्ष मैं आज कितना खुश हूँ। आपको पता है, मैं अपना दर्द और गुस्सा निकालने के लिए हमेशा डांस करती थी, लेकिन आज मैं पहली बार मैंने डांस सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं खुश हूँ। मृदा की खुशी देख मोक्ष मुस्कुराते हुए उसके गाल को सहलाकर बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है वाइफी। मृदा उसकी बाहों में झूलते हुए बोली, गिफ्ट? फिर दीजिए ना मोक्ष। मोक्ष उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर किस करते बोला, तुम्हारा वह गिफ्ट यहाँ नहीं, मुंबई में है। उप्स। मृदा मायूस होकर नीचे बैठकर घुंघरू निकालने लगी। वहीं मोक्ष भी उसके साथ ही बैठ गया, लेकिन वह अचानक ही वहीं पर लेट गया। यह देख मृदा हंसते हुए उसके ऊपर आ गई। फिर मोक्ष के होठों को टैप करते हुए पूछी, तो मुझे बताइए मोक्ष, मैं यहाँ किस आईने में खूबसूरत दिखती हूँ? मोक्ष उसकी नोज़ को चूमते हुए बोला, ये बहुत कठिन सवाल है वाइफी, हर एक एंगल में भी तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। सच्ची? मृदा ने क्यूट सा एक्सप्रेशन के साथ पूछा तो मोक्ष ने उसके होठों को सहलाते हुए बोला, मुझे? मृदा फिर मुस्कुराते हुए उसके सीने में अपना सर रखकर मोक्ष के शर्ट के बटन से खेलने लगी। वहीं मोक्ष दुनिया भर का सुकून अपनी बाहों में लिए अपनी आंखें बंद किया हुआ था। वहीं नीचे हॉल में पार्थ अपना काम खत्म कर अभी अभी घर आया हुआ था। वो घर के अंदर जैसे ही कदम रखा कि तभी वहाँ का गार्ड आकर उसके हाथ में एक कार्ड पकड़ाते हुए बोला, बॉस ने आपको इस कार्ड के एड्रेस पर पहुँचने के लिए कहा है। ये बोलते हुए उस गार्ड ने पार्थ को एक कार्ड दिया जिसमें एक मेंशन का एड्रेस था। पार्थ का मूड इस वक्त ठीक नहीं था और ऊपर से उसे कहीं जाने का मन भी नहीं था, तो वह गार्ड से बोला, यह काम तो तुम भी जाकर कर सकते हो। इतना बोलकर पार्थ अंदर जाने को हुआ कि तभी वह गार्ड अपना सर नामे हिलाते हुए उसे रोककर बोला, नहीं सर, बॉस का ऑर्डर है, यह काम आपको ही करना है। पार्थ गुस्से से मोक्ष के रूम की तरफ घूरने लगा। एक तो वह इस वक्त पहले ही आरोही को बहुत मिस कर रहा था और वह उससे बात करने के लिए कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन उधर से वो लड़की उसका कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। और अब मोक्ष का ये ऑर्डर उसे बहुत ही अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन मोक्ष पर गुस्सा निकालना उसके बस में नहीं था। वो पैर पटकते हुए मोक्ष को कोसते हुए वहाँ से बाहर चला गया। वॉलरूम में मोक्ष, चलिए ना घर चलते हैं। मोक्ष के सीने पर सर रखकर लेटी हुई मृदा ने मोक्ष से धीरे से कहा। उसकी बात सुन मोक्ष मृदा का चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारा और पार्थ का काम हो गया क्या? मृदा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ मिस्टर रेहान, हमारे होटल को डिज़ाइन करने के लिए मान गए हैं और वह जल्द ही मुंबई भी आएंगे। वहीं मोक्ष मृदा को आराम से अपने नीचे लिटाकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मेरे पास यहाँ एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड आया है बच्चा, मुझे वहाँ जाना है। मृदा अपने होठों का पाउट बनाकर उसे मासूमियत से पूछी, व्हेन इट इज़, कुछ ही दिन बाद है, कैन वी स्टे हियर प्लीज़? मोक्ष थोड़ा रिक्वेस्ट भरे लहजे में पूछा। मृदा एकटक मोक्ष को ही देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोक्ष उसे इतना, जिससे अब मोक्ष उसके नीचे और वह उसके ऊपर आ गई। मोक्ष उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी मृदा उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे आस भरी नज़रों से देखने लगी। मोक्ष अपनी आईब्रो उचकाते हुए उससे पूछा, व्हाट?
तभी मृदा अपना चेहरा बनाते हुए मोक्ष से बोली, बच्चा नहीं, ओनली से घर वाली। मोक्ष का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह आहें भरते हुए मृदा की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटते उसे अपने बेहद करीब खींचा। मृदा एकदम से उसके होठों के करीब आ गई। वहीं मोक्ष धीरे से अपनी जीभ से उसके होठों को सहलाते हुए बेहद सेलेक्टिव वॉइस में बोला, घरवाली। उसकी इस हरकत से मृदा एकदम से कांप उठी। वह कस के उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए, मैंने आपको सिर्फ क्यूट वॉइस में ये कहने को कहा था, न कि सेड्यूस करने की वॉइस में। वहीं मोक्ष तिरछी स्माइल करते हुए उसकी कमर को सहलाते हुए उसके गाल पर किस किया, फिर थोड़ा ढीठ बनते हुए बोला, मैं ऐसा ही हूँ घरवाली, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी मृदा उसके सीने पर मारते हुए बोली, सेमलेस। मृदा फिर उससे अलग होने को हुई कि तभी मोक्ष उसे वापस से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नहीं, तुम ऐसे ही लेटी रहो। मृदा स्माइल करते हुए उसके गले लग गई। वहीं मोक्ष अपनी नाक से उसके गाल को सहलाते हुए धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें अभी अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाना चाहता हूँ घरवाले। वह कौन सी जगह मोक्ष? मृदा हल्के से सिहरते हुए अपनी आवाज़ में बोली, तो मोक्ष से पूछी। वहीं मोक्ष के होठों के कोने मुड़ गए। वह अपने होठों से मृदा के होठों के बेहद करीब जाकर बेशर्मी से बोला, बेडरूम में। मोक्ष के यूं काटते ही मृदा के मुंह से एक आह निकल गई थी। वह मोक्ष को हल्के से खुद से दूर धकेलते हुए बोली, आप ना अब बहुत बेशर्म है मोक्ष है। फुसफुसाते हुए मोक्ष मृदा के अपने ऊपर लेकर पलट गया। फिर हौले से उसके लिप्स को अपने अंगूठे से सहलाते हुए मृदा को निहारने लगा। वहीं अपने चेहरे पर शर्माहट भरी मुस्कान लिए मृदा मोक्ष को एक नज़र देखती तो दूसरे ही पल अपनी नज़रें चुराने लगती। वह मोक्ष की इंटेंस नज़रें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मृदा को बहुत शर्म आ रही थी और वहीं मृदा को ऐसे देख मोक्ष के होठों पर बेहद कातिला मुस्कुराहट बिखर गई थी। वह मृदा को बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम इतना शर्माने लग गई घरवाली। तब क्या होगा जब मैं पूरी तरह तुम्हें खाते हुए ढेर सारी हदें पार। आह मोक्ष अपनी बेशर्मी भरी बातें अभी पूरा ही करता, उससे पहले ही मृदा मोक्ष के सीने में जोर से मारते हुए उसे खुद से अलग करने लगी। मोक्ष का इस तरह कमर सहलाने से मृदा का दिल एकदम जोरों से धड़क रहा था और ऊपर से उसकी बातें सुन मृदा का मन कर रहा था कि वह अभी ही मोक्ष का खून कर दे या फिर उससे कहीं दूर जाकर खुद को ही छुपा ले। मृदा उठने की कोशिश करते हुए बोली, आप ना बहुत बेशर्म है मोक्ष, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ से। मोक्ष की बेशर्मी की कोई हद ही नहीं थी। वह इंसान जितना बेशर्मी से बातें करता था उतना ही बेशर्मी से मृदा को चूमते हुए उसे सेड्यूस भी करने लग जाता था। मृदा अब वहाँ से भागने को हुई थी, लेकिन तभी मोक्ष मुस्कुराते हुए मृदा के हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, ओके घरवाली, ओके ओके, अब मैं तुमसे बेशर्मी से बात करते हुए तुम्हें टीस तो नहीं करूँगा। मृदा बैठते हुए मोक्ष को गुस्से से घूरने लगी। मोक्ष कह रहा था कि वह उससे अब बेशर्मी से बातें नहीं करेगा। ये तो सफ़ेद झूठ था। ये जो सफ़ेद झूठ था जो अभी अभी उसका ये घरवाला बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसने अभी क्या ही कहा था। वहीं मोक्ष मृदा के गुस्से से लाल हुई नाक को टच करते हुए उसकी गर्दन में अपना सर रखकर लेटकर बोला, हाय मेरी रसमलाई, डोंट बी एंग्री। मृदा मुंह बनाते हुए बोली, आई डोंट लाइक रसमलाई, आई लाइक काजू कतली। मृदा फिर से मुंह बनाते हुए बोली, इट्स सो कॉस्टली मोक्ष। मोक्ष के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वह मृदा के हाथ में अपना हाथ फंसाते हुए बोला, मेरी मीठी मीठी चाय की प्याली। मृदा हंसते बोली, अब ज़्यादा ही सस्ती बात कह दी ना आपने। मृदा की खूबसूरत सी मुस्कुराहट में खोते हुए मोक्ष ने उसके कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटते हुए उसका चेहरा अपने पेट में छुपा लिया। वहीं मृदा अब धीरे से मोक्ष के बालों में उंगलियां फिराने लगी। दूसरी तरफ
पार्थ की कार आकर एक विला के सामने रुकी। वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए पार्थ एक नज़र विला की तरफ देखा, फिर गार्ड के दिए हुए उस एड्रेस को लेकर बाहर आकर सीधे अंदर चला गया। उस आलीशान विला के बाहर इस वक्त न कोई वॉचमैन नजर आ रहा था, न ही कोई नौकर। पार्थ डोर के पास जाकर डोरबेल बजाया, लेकिन कोई आकर डोरबेल ओपन किया ही नहीं। इधर पार्थ ने फिर से बेल बजाया, लेकिन इस बार डोर ओपन ही नहीं हुआ। ये देख पार्थ को थोड़ा अजीब लगा। वो गार्ड के दिए हुए कार्ड को ओपन करते हुए बड़बड़ा कर बोला, भाई ने ये मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। पार्थ अभी अपने मन में बड़बड़ा ही जा रहा था कि तभी कार्ड में लिखे हुए नोट पढ़कर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तुम्हारी होने वाली घरवाली तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है पार्थ, जाकर मिल लो उससे। आरू। पार्थ हैरानी से डोर की तरफ देखते हुए आरू का नाम चिल्लाया, फिर बिना देर किए डोर ओपन कर अंदर चला गया। पार्थ घर के अंदर अभी कदम रखा ही था कि तभी उसके मुंह पर एक पिलो आकर गिरा। व्हाट द हेल। पार्थ गुस्से में अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही भी उसकी नज़र अपने सामने खड़ी आरोही पर गई। आरोही अपने दोनों हाथ फोड़कर उसे गुस्से से घूर रही थी। वहीं पार्थ जल्दी से जाकर उससे लिपटते हुए बोला, आरू आरू माय लव, आई मिस यू। आरू। पार्थ पूरी तरह आरोही को अपने बाहों में जकड़ते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। न जाने वह कब से इस टाइम का वेट कर रहा था और उसे बहुत मिस कर रहा था। वहीं आरोही भी पार्थ और मृदा से मिलने कब से तरस रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे मना कर रखा था। पार्थ के बाहों में वो खुद को पाकर अब जाकर कहीं आरोही को सुकून मिल रहा था। वह भी कस के पार्थ के गले लगी हुई, आई लव यू सो मच पार्थ। पार्थ उसके पूरे चेहरे पर बेहद डेस्परेट होकर किस करते हुए जवाब में बोला, आई लव यू टू आरू, आई लव यू टू। सिद्धार्थ और जानवी भी इस वक्त वहीं सीढ़ियों के पास ही खड़े थे। जानवी के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई थी। वह आरोही और पार्थ को इस तरह साथ में देख सिद्धार्थ से कुछ कहती कि तभी सिद्धार्थ उन दोनों को डिस्टर्ब न करने का इशारा करते हुए उसे लेकर अपने रूम में चला गया। रात का वक्त। मैडम आप ये सब मत करिए, बॉस हम पर ही गुस्सा हो जाएंगे। किचन में काम कर रही मृदा को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए सर्वेंट के हेड बटलर राम ने कहा। उस सर्वेंट के साथ एक और फीमेल सर्वेंट खड़ी थी और डरी हुई नजर इस वक्त मोक्ष को ही ढूंढ रही थी। वह भी बटलर राम की बात पर सहमत होते हुए मृदा से बोली, यस मैम। आप ये सब मत कीजिए, बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। हम है ना, हम कर देते हैं। वह दोनों डर रहे थे कहीं मोक्ष आकर सुबह की तरह उन पर गुस्से से चिल्लाने न लग जाए। वहीं मृदा उसकी एक ना सुनते हुए अपने काम करते हुए बोली, डोंट वरी, आपके बॉस कुछ नहीं करेंगे। ये बोलते हुए मृदा दही ढूंढने लगी, लेकिन उसे दही मिल ही नहीं रहा था। तो मृदा उस फीमेल सर्वेंट की और देख स्वीट सी आवाज़ मिली, क्या आप मुझे दही दे सकती हैं। वो फीमेल सर्वेंट फ्रिज में रखा हुआ दही का बाउल उठाकर मृदा को दे दी। वहीं मृदा दही लेते हुए थैंक यू बोली। अब दोनों सर्वेंट एक दूसरे को लाचारी में देखने लगे कि तभी वहाँ अचानक से मोक्ष की कोड वॉइस सुनकर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है यहाँ। मोक्ष किचन में आकर उन दोनों सर्वेंट को एक नज़र देख मृदा को देखने लगा। तभी वह सर्वेंट डरते हुए मोक्ष से बोला, बॉस मैम, हमने मैम को रोकने की बहुत कोशिश की बॉस, लेकिन मैम। बटलर राम से कुछ अब बोला भी नहीं जा रहा था। वो फिर में सर्वेंट खुद ही डरते हुए इतना ही बोली। मोक्ष ने जिस तरह उसके बेसमेंट में ट्रीटमेंट किया था, उससे हर एक सर्वेंट के रोंगटे खड़े हो गए थे। मोक्ष ने उन्हें सख्ती से यह भी मना किया था कि मृदा से खाना न बनवाए, लेकिन ये लड़की किसी की सुने तब ना। मोक्ष इधर आइए ना। मृदा सब्जी काटते हुए मोक्ष को आवाज़ लगाई। वहीं मोक्ष उसे ही घूर कर देख रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी को खाना बनाने का इतना शौक क्यों है। वह उसके पास गया, तभी मृदा उसे पालक पनीर खिलाते हुए पूछी, हाउ इट्स। बटलर राम और उस फीमेल सर्वेंट अपने मुंह पर हाथ रख हैरानी से मोक्ष को देखने लगी।
मोक्ष को पालक पनीर बिल्कुल पसंद नहीं था और खाते ही मोक्ष का इस वक्त अजीब सा मुंह बन गया था। मोक्ष अजीब तरह से पालक पनीर को चबाते बोला, आई हेट पालक पनीर, ये आपके लिए नहीं है मोक्ष, इसे मैंने पार्थ के लिए बनाया है। विदा ने कहा तो मोक्ष का जबड़ा कस गया। पार्थ उसका कैसे हुआ? मोक्ष गुस्से से मिदा का बाजू पकड़ अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरा पार्थ? हाँ। मोक्ष का औरा अब सख्त हो गया था। वहीं मिदा एक पल के लिए तो सहम गई थी, लेकिन वह धीरे से अपने बाजू छुड़ाते हुए बोली, आई मीन आलू के पार्थ। मोक्ष गुस्से से मिदा को अपने करीब खींचकर कुछ कहने को हुआ कि तभी उसकी नज़र किचन काउंटर पर रखी हुई फिश पर गई। यह फिश देखकर वो अपने नाक सिकोड़ते हुए बोला, घरवाली, ये करी जो भी है, आई हेट दिस, मुझे इस गंध से भी नफरत है। तुमने इसे यहाँ रखा कैसे? मृदा ने एक नज़र फिश से भरी हुई बाउल देखा, फिर मोक्ष को साइड करते बोली, ये रूही और मेरी हिटलर श्रेया के लिए है। मोक्ष, व्हाट हिटलर? वो क्रेजी लॉयर भी यहाँ आ रही है? मोक्ष श्रेया का नाम सुनते ही उससे पूछा तो मृदा हाँ में बस सर हिलाते हुए बोली, यस। मृदा को पार्थ ने मैसेज में बताया कि आरोही और श्रेया भी इटली आए हुए हैं, तो बस मृदा उनके लिए डिनर रेडी कर रही थी। उसने अब बहुत सी डिशेस बना भी लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी डिश मोक्ष की पसंद की नहीं थी और मोक्ष इस वक्त वहाँ अपने पसंद की डिश को ही ढूंढ रहा था। जब मोक्ष को अपने पसंद का कुछ दिखा नहीं तो वह मृदा को देख हल्के गुस्से में पूछा, मेरे लिए क्या बनाया है तुमने? यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जो मुझे पसंद का हो। वहीं मृदा आटा गूंथने लगी। वह बिना मोक्ष को देख बोली, मोक्ष, आप जो चाहते हैं वो बटलर राम को बता दीजिए, वो बना देंगे। मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। ये क्या बात हुई? उसकी बीवी सबके लिए खाना बना रही थी, लेकिन उसके लिए नहीं। मोक्ष बिना भाव के मृदा को देखने लगा। वहीं आटा गूंथते हुए मृदा को याद आया तो वह हड़बड़ी में मोक्ष को थोड़ा साइड में करते हुए, मोक्ष हटिए ना, मैंने अभी तक रसमलाई नहीं बनाई घरवाली। मोक्ष ने धीमी आवाज़ में उसे आवाज़ लगा तो मृदा उसे देख हल्के से स्माइल करते पूछी, बटर चिकन? मोक्ष को बटर चिकन बहुत पसंद था। वहाँ में सर हिलाते हुए मृदा के करीब जाने को हुआ कि तभी मृदा उससे अपने कदम पीछे लेते हुए, मोक्ष, यहाँ एक चूल्हा खाली है तो आप आकर अपना बटर चिकन खुद बना लीजिए ना। मोक्ष मृदा को घूर कर देखने लगा। उसकी बीवी सबके लिए अपने हाथों से खाना बना रही थी, लेकिन उसे खुद का खाना बनाने को कह रही है। मोक्ष को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह अभी के अभी इसी वक्त मृदा की ज़िंदगी में उसके अलावा जो कोई भी उसका खून ही कर दे, लेकिन अफसोस वह ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। मृदा मोक्ष को पूरी तरह इग्नोर कर रसमलाई बनाने लगी थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर मोक्ष को चिढ़ा हुआ देख हंस भी रही थी। उसे मोक्ष को ऐसे सताने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वहीं बटलर राम और वो फीमेल सर्वेंट मोक्ष और मृदा को देखते ही जा रहे थे। तभी बटलर राम ने मोक्ष से कहा, बस मैं बना देता हूँ ना। मोक्ष का गुस्सा अब फूट पड़ा। वो कसकर बटलर राम का कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए, तुम बनाओगे? तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाऊं मैं अब? मोक्ष फिर गुस्से से उसका कॉलर छोड़कर बाहर जाते बोला, मुझे तो कोई डिनर ही नहीं करना है। मोक्ष का गुस्सा देख मृदा सहम कर अपनी जगह जम गई। वह फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, यमराज के रिश्तेदार हैं यह। मृदा ने इतना ही बोला था कि तभी उसे बाहर से मोक्ष की आवाज़ सुनाई दी, मुझे सब सुनाई दे रहा है घरवाली। मृदा का तो मुंह ही बन गया। तभी बटलर राम ने उसे कहा, मैम। मृदा मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी अंकल, मैं सब मैनेज कर लूँगी, आज आप सब आराम करें। बटलर पूरे किचन का हालत देखते हुए, लेकिन आप यह सब अकेले? मृदा ने कहा, डोंट वरी अंकल, मुझे इन सब की आदत है भाभी। तभी पार्थ किचन में आते हुए मृदा को आवाज़ लगाया। मृदा उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, हाँ पार्थ, क्या हुआ? मिस्टर रेहान ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? एप्रिन पहने हुए मृदा इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथ आटे से
सने हुए थे। वही पार्थ उसके पास आकर उसके गाल खींचते बोला, सब कुछ परफेक्ट है भाभी। 2 हफ्ते बाद मिस्टर रेहान मुंबई आकर अपना काम शुरू कर देंगे। पार्थ फिर अपने जेब से एक लिफाफा निकालते हुए कहा, और हाँ भाभी, ये मिस्टर रेहान ने मुझे और आपको अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। मृदा अपने हाथ साफ कर उस कार्ड को लेने को हुई कि तभी मोक्ष वहाँ आकर पार्थ का बाजू पकड़ के मृदा से थोड़ा दूर खड़ा किया। फिर खुद ही उस कार्ड को लेकर देखते हुए बेहद ठंडे लहजे में पार्थ से बोला, मेरी बीवी से दूर रहो पार्थ, वरना किसी दिन तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। मृदा लाचारी से मोक्ष को देखने लगी तो वहीं पार्थ का मुंह बन गया। पार्थ को अच्छे से पता था कि उसका भाई दिन ब दिन मृदा के लिए कितना पागल हुए जा रहा है। वह अपना सर ना में हिलाते हुए चुप हुआ। वहीं मोक्ष उस इनविटेशन कार्ड को देखते हुए मृदा से बोला, ये तो वही पार्टी का इनविटेशन कार्ड है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा। मृदा मोक्ष के हाथ से वो इनविटेशन कार्ड लेने को हुई कि तभी किचन में आरोही घुसकर मोक्ष को दूर धकेलते बोली, मिस्टर वॉल, साइड हटिए। मेरे और मृदा के बीच से दीवार दफा हो जाइए यहाँ से। आरोही मृदा के करीब गई। वहीं मोक्ष को इसका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह खुद को संभालते हुए पीछे जाते जाते पार्थ से टकरा गया। वहीं आरोही कस के मृदा के गले लगते हुए बोली, आई मिस यू जान, आई मिस यू। मृदा भी मुस्कुराते हुए आरोही के गले लग गई। वहीं मोक्ष का तो जबड़ा ही कस गया था। अगर आरोही मृदा की दोस्त न होती तो मोक्ष उसे खड़े खड़े ही मौत का मंजर दिखा देता। वह फिर घूरकर पार्थ को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता पार्थ कि ये लड़की जिस तरह मेरे घरवाली के गले लग रही है वैसे वो तुम्हें लगना चाहिए था। पार्थ का मुंह बन गया। वो उससे नजरें हटाते हुए बोला, रहने दो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पिछले 2 घंटे से मेरी पिटाई हो रही है, क्यों? मोक्ष पार्थ को अजीब नज़रों से देखने लगा। उसे नहीं लगा था कि उसका ये छोटा भाई अपने होने वाली घरवाली से पिटकर आएगा। तभी पार्थ ने कहा, आई वॉन्ट टू मीट भाभी एंड मी। वो पिछले कुछ दिनों से भाभी और मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपके कहने पर सिद्धार्थ भाई ने उसे हमसे मिलने ही नहीं दिया। तो आप लोगों का गुस्सा अब वो मुझ पर फूट रहा है। मोक्ष ने अपना माथा पीट लिया। वहीं मृदा आरोही से अलग होते हुए बटलर राम को एक प्लेट की तरफ इशारा करते बोली, बटलर अंकल, आरू को वह थाली दे दो। ओ ओके, कहते हुए बटलर ने प्लेट उठाकर आरोही को दिया। वहीं आरोही किचन के काउंटर पर बैठते हुए प्लेट में रखे हुए आलू पराठे को देख अपनी आंखें चौड़ी करते बोली, आलू के पराठे, मृदा बेबी, आई लव यू। तुम सिर्फ तुम सिर्फ सबका ही नहीं, इस तरह ख्याल रख सकती हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। मृदा मुस्कुराते हुए उसे ही देखने लगी कि तभी उसकी नज़र मोक्ष पर गई। मोक्ष उसे बहुत ही नाराज़गी से देख रहा था। वह फिर उसे नज़रें हटाकर वहाँ से बाहर की ओर चला गया। कुछ देर बाद मृदा ट्रे में खीर का बाउल लिए अपने रूम के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी, लेकिन मोक्ष उससे इस वक्त नाराज़ था तो वह उसे कैसे मनाए ये सोच रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह धीरे से थोड़ा झुककर अपने रूम में झांककर मोक्ष को देखी तो मोक्ष वही रूम में ही था और इस वक्त वो अपने लैपटॉप में किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था। यह देख मृदा कुछ सोचते हुए वापस वहाँ से जाने को मुड़ी, लेकिन तभी उसकी कान में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी से मुड़कर देखी। मोक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक लड़की से बात कर रहा था, लेकिन जिस तरह उस लड़की की आवाज़ मृदा को सुनाई दे रहा था उससे मृदा को ऐसा फील हो रहा था कि वो मोक्ष से सेड्यूस होकर उसके साथ फ्लर्टिंग वे में बात कर रही है। मृदा अपने हाथ में पकड़े हुए खीर के बाउल को घूरते हुए उस लड़की की बातें सुनने लगी। वह जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसके
अंदर ही अंदर गुस्से से वो जलने लगी थी। वहीं मोक्ष की नज़र कब से मृदा पर टिक गई थी, लेकिन वह टेढ़ी नज़रों से मृदा को देख रहा था। कुछ ही देर में मोक्ष का मीटिंग ओवर हुआ, लेकिन वह लड़की जिसका नाम मिस रीटा था, वह कॉल कटने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो अब मोक्ष से बात करने के लिए वो बहाना ढूंढने लगी। वहीं मोक्ष की नज़र बार बार मृदा पर जा रही थी। मृदा न अंदर आ रही थी, ना ही अब उसकी तरफ देख रही थी। मोक्ष को अब थोड़ा अजीब लगने लगा। वहीं रीटा एकटक लैपटॉप की स्क्रीन में मोक्ष का हैंडसम सा चेहरा देखने लगी थी। वो अपने मन में बोली, हाय ये आदमी कितना सुंदर है। लोगों ने सच ही कहा है कि इंडियंस के रूप रंग में अलग ही अट्रैक्शन होता है। भगवान जाने इसने फ्रांस क्यों छोड़ा, काश मैं इसे तभी प्रपोज कर देती हूँ। मिस रीटा इस वक्त फ्रांस में थी और 3 साल से वह मोक्ष की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी, लेकिन इन 3 साल में मोक्ष ने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था। मोक्ष का पूरा ध्यान इस वक्त मेला पर था। वह रीटा से बोला, कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाएंगे, ओके। ये बोलते हुए मोक्ष कॉल कट करने को हुआ कि तभी उधर से रीटा उसे रोकते हुए बोली, वो तो ठीक है मिस्टर मोक्ष राजवंशी, लेकिन आमने सामने मिलकर बात कर ले तो अच्छा रहता। मृदा अब तक खीर को घूरते हुए रीटा की बातें सुन रही थी। जैसे ही रीटा ने मोक्ष से मिलने की बात कही, उसका गुस्सा और बढ़ गया। मृदा अपनी नज़रें उठाकर मोक्ष को एक दफ़ा देखी, फिर गुस्से से जाकर खीर के बाउल को पटकते हुए कॉफ़ी टेबल पर रख दी। मोक्ष की आंखें कस के बंद हो गई। वहीं मिस रीटा ने पटकने की आवाज़ सुन मोक्ष से पूछी, मिस्टर मोक्ष ऑल ओके? वो कैसी आवाज़ थी? मोक्ष अपनी आंखें खोलकर मृदा को देखा। मृदा अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। मोक्ष उससे नज़रें हटाकर रीटा को देखते हुए बोला, लेट्स इन द मीटिंग हियर। मोक्ष कॉल कट करने को हुआ कि तभी रीटा जल्दी से उसे फिर से रोकते बोली, व्हाट अ सेकेंड मिस्टर मोक्ष, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मृदा की तो भौहें ही तन गए। इस रीटा को टाटा कहने अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। मृदा कुछ सोचते हुए अपनी साड़ी को पल्लू में कंधे से हटाकर थोड़ा प्लेट्स ठीक किया, फिर उस पल्लू को अपने कमर में बांधकर मोक्ष के बेहद करीब गई। मोक्ष का दिल मानो पागलों की तरह धड़कने लगा। वो अपने थूक निगलते हुए मृदा को देख फुसफुसाते हुए बोला, इस लड़की की हरकत देख मेरा दिल ऐसे धड़कने लगता है जैसे ये अभी ही बाहर आ जाएगा। मोक्ष अपना सर झटकते हुए अपने सीने को सहलाने लगा। वहीं रीटा एकटक मोक्ष के चेहरे के बदलते हाव भाव को ही नोटिस कर रही थी। वो अपने मन में बोली, अब इन्हें क्या हुआ। वहीं मृदा अपने बालों में लगाए हुए हेयर पिन हटाकर मोक्ष के बेहद करीब झुक गई। मोक्ष के करीब इसी लड़की को देख वहीं रीटा एकदम से शॉक हो गई। उसे नहीं लगा था कि मोक्ष इस वक्त किसी लड़की के साथ वहाँ है। वहीं मोक्ष एकटक मृदा को देखने लगा। जिस तरह उसकी ये वाइफ उसके करीब आई थी, उससे मोक्ष एकदम से पागल होने लगा था। तो वहीं रीटा को सदमे में ले जाने लगा था। रीटा मृदा का चेहरा देख नहीं पा रही थी, क्योंकि मृदा ने हेयर पिन हटाकर अपने बालों को खुला छोड़ दिया, तो उसका चेहरा उसके बालों में ही ढका हुआ था। मृदा धीरे से अपने निचले होठों को काटते हुए मोक्ष के सीने में उंगली फेरते हुए बेहद स्वीट आवाज़ में बोली, मोक्ष, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आप है कि इस मीटिंग को ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। मोक्ष पूरी तरह मृदा में खो चुका था। उसकी नज़रें तो एकटक मृदा के होठों पर टिकी हुई थी। वो मृदा के कमर को पकड़कर उसके होठों को अंगूठे से सहलाने को हुआ। उससे पहले ही मृदा उसके हाथ को कस के पकड़ कर उसे गुस्से से घूरने लगी। रीटा आंखें फाड़े ये सारा नज़ारा देख रही थी। वो मोक्ष को आवाज़ लगाए, मोक्ष, मिस्टर मोक्ष। मोक्ष एकटक हैरानी से मृदा का खूबसूरत सा चेहरा देख रहा था, जो इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था। वहीं मृदा धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसा कर बोली, आपको याद होगा ना मोक्ष, आपने मुझसे सिर्फ एक ही मौका मांगा था, सिर्फ एक। मृदा ने बस इतना ही कहा था कि मोक्ष के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। 3 साल पहले की गई गलती को सुधारने के लिए
मृदा को हमेशा अपना बनाने के लिए उसने मुश्किल से मृदा को मनाकर दोबारा एक मौका मांगा था। मोक्षप गलती से भी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जिससे मृदा उससे दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी